हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब हम इस लेक्चर में सेक्शन 89 डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर ये वाला देखेंगे एंड इसका पार्ट 2 एक बनेगा विच विल कवर सेक्शन 90 सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के रिगार्डिंग। बट ये सब शुरू करने से पहले बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है सेक्शन में तो पढ़ेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज़ इट बेसिकली एक कंसेप्चुअल लेवल पे लेट्स अंडरस्टैंड। अभी बेनिफिशियल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि बेनिफिशियल ओनर क्या होता है। बेनिफिशियल ओनर मतलब अ पर्सन हु हैज़ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अ पर्सन हु हैज़ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर वगैरह, तो दैट इज़ बेनिफिशियल ओनर, जिसको उसका बेनिफिट मिलता है। रजिस्टर्ड ओनर मतलब जिसके नाम पे है। एकदम बेसिक लेवल पे एग्जाम्पल जाता है। ये है पप्पू के पापा। देखो किसके पापा है, पप्पू के पापा, और ये है पप्पू। एकदम सिंपल बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए, दिस इज़ पप्पू के पापा एंड दिस इज़ पप्पू। अगर पप्पू ने कहा था अपने फादर को कि ही वांट्स टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, बट पप्पू के पास उतने पैसे नहीं है, ना खुद के कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर वो खरीद पाएगा। सो हिज फादर वेंट एंड बॉट एन मोबाइल फ़ोन फॉर हिम। क्या खरीदा उसके पापा ने, मोबाइल फ़ोन खरीदा। नाउ ये फ़ोन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, द फोन इज़ रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ पप्पू के पापा, बट इसका एक्चुअल बेनिफिट किसको होने वाला है, हु इज़ गोइंग टू बी द बेनिफिशियल ओनर। क्या पप्पू के पापा इस्तेमाल करेंगे या पप्पू इटसेल्फ? यार पप्पू के लिए फ़ोन लाया तो बेनिफिशियल ओनर विल बी पप्पू, दैट्स द डिफरेंस। अगर जिसके नाम पे शेयर्स रजिस्टर्ड है उसको हम रजिस्टर्ड ओनर बोलेंगे, बट अगर उस शेयर का जो भी बेनिफिट आता है, लाइक उससे रिलेटेड वोटिंग के जो बेनिफिट्स आते हैं, शेयर्स से रिगार्डिंग जो भी कंपनीज एक्ट में राइट है, लाइक डिविडेंड, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्स वगैरह, ये जो राइट्स है इसके बेनिफिट जिस बंदे को जाएंगे वो बेनिफिशियल ओनर। लेकिन नाम किसी और का है, बेनिफिट किसी और को मिलता है, तो दीज आर टू डिफरेंट पर्सन, ऐसा हो सकता है। गॉट इट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल वाला बताता हूँ। इस एग्जाम्पल, ये तो पप्पू के पापा एंड पप्पू वाला जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। ये है एबीसी बैंक, ये है एबीसी बैंक। इसने बनाई है एक होली ओन्ड सब्सिडरी केबीसी, केबीसी लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाई है। अभी दिस इज़ लिमिटेड, इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए। होली ओन्ड सब्सिडरी है, 100% होता है, बट यू नीड 7 मेंबर्स ना, तो 99.99 समथिंग परसेंट ऐसा कुछ तो भी एबीसी बैंक की होल्डिंग है। एबीसी बैंक ने कुछ 6 नॉमिनी शेयर होल्डर्स, कौन से शेयर होल्डर्स, नॉमिनी शेयर होल्डर्स, सिर्फ नाम के, नॉमिनी माने तो नाम के, जो एबीसी बैंक है उस एबीसी बैंक की तरफ से आए भाई साहब नॉमिनी, तो ये बंदे यहाँ पे शेयर होल्डर्स है। ये बैंक एक शेयर होल्डर और ये 6 प्लस कितने हुए 7। रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो रही है। अभी सुनना, दीज नॉमिनी शेयर होल्डर्स आर रेफर्ड टू एज रजिस्टर्ड ओनर्स एंड इनके रिगार्डिंग जो भी शेयर्स है उसकी एक्चुअल पावर, बेनिफिट किसका है, ये एबीसी बैंक का। सो इट इज़ बेनिफिशियल ओनर फॉर द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय दिस 6 नॉमिनी शेयर होल्डर्स। अभी एबीसी बैंक का तो समझ गए, उनके ये जो 99 वाला पोर्शन है ये रजिस्टर्ड ओनर भी है और बेनिफिशियल ओनर भी है दिस पार्ट के लिए। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो रजिस्टर्ड ओनर कैन बी बेनिफिशियल ओनर, बट दो अलग अलग भी हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको पता चल गया है, जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा उसको बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे। When name of person is entered in the register of members of company as the holder of shares in that company, but who does not hold beneficial interest in such shares, such person shall make declaration within such time and in such form as may be prescribed to the company, specifying the name and other particulars of the person who hold the beneficial interest. अभी इसका एक चार्ट वगैरह बाद में बनाएंगे हम, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाएंगे। बट सुनो, अभी हमने जो ये एबीसी बैंक का एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में समझते हैं। एबीसी बैंक ने केबीसी लिमिटेड ये सब्सिडरी बनाई है। अभी सुनना, अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखी है पढ़ो।
person whose name of person is registered in the register as a holder of shares, मतलब रजिस्टर्ड ओनर है. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ROM में किसी बंदे का नाम गया है, नॉट एज बेनिफिशियल ओनर, जस्ट एज रजिस्टर्ड ओनर गया है. वो रजिस्टर्ड ओनर है बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और बंदे का है. लाइक दीज 6 people आर रजिस्टर्ड इन द KBC लिमिटेड बट बेनिफिशियल ओनर कौन है? ABC बैंक है. तो क्या करना है, ये 6 नॉमिनी शेयर होल्डर्स ने डेक्लेरेशन देना है KBC लिमिटेड को. अभी फॉर्म कौन सा MGT4 होता है, MGT4 में देना पड़ता है इनको. ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो सकता है बट इट इज़ ऑन अ सिंपलर लेवल. MGT4 वी विल ऑल्सो रीड द सेम थिंग्स इन रूल्स, तो एक बार कंपनीज एक्ट में देखना पड़ेगा. 30 days वगैरह में देना पड़ता है. तो MGT4 में डेक्लेरेशन देगी. अभी इनको इतना पता है कि ये रजिस्टर्ड ओनर ने डेक्लेरेशन दिया है कि बेनिफिशियल ओनर इज ABC बैंक, हम तो बस नाम के शेयर होल्डर हैं. ओके, ये देना है, वो डिटेल स्पेसिफाई करनी है एज पर रूल्स है. रूल्स देखेंगे हम. अगला वाला देखो, एवरी पर्सन हु होल्ड्स और एक्वायर्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर shall make a declaration to the company specifying the nature of his interest, particulars of the person in whose name of such shares stand registered in the books, and such other particulars as be prescribed. अभी मेरी बात सुनना, बेनिफिशियल ओनर ABC है बट रजिस्टर्ड ओनर नहीं, मतलब कंपनी के पास रजिस्टर्ड नहीं है ABC बैंक का नाम फॉर दीज 6 शेयर होल्डर्स का जो भी अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं. तो जो 0.1% शेयर होल्ड कर रहे हैं नॉमिनी शेयर होल्डर्स, उसका नाम इन 6 लोगों का नाम है, ABC बैंक का नहीं. तो इन्होंने भी एक MGT5 होता है उसमें डिक्लेरेशन देना है कि हम बेनिफिशियल ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर. तो ये 6 नॉमिनी शेयर होल्डर है, मतलब दोनों की तरफ से डिक्लेरेशन आना चाहिए, सिर्फ एक बंदे ने नहीं. अब ये क्यों करना पड़ता है? अरे पता तो चले एक्चुअली कौन ओन कर रहा है शेयर्स. ये तो 99 ये 0.1% है, बट इफ़ बहुत सारे 10% 20% इतना अगर शेयर्स कंपनी का कोई होल्ड करके बैठा है बट दे आर जस्ट नाम के शेयर होल्डर्स, एक्चुअली जो बेनिफिट उठा रहा है उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट कॉम्पिटिटर है, ये तो पता तो चलना चाहिए कंपनी को कि हु एक्चुअली होल्ड्स द बेनिफिशियल ओनरशिप, बेनिफिशियल इंटरेस्ट. ओके, तो ये 2 प्रोविजंस आपको समझे होंगे. ये है रजिस्टर्ड ओनर और ये है बेनिफिशियल ओनर. अभी एक और, जैसा हमने बैंक का एग्जाम्पल देखा था, आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ. अगर आपने कभी भी लेट्स से ग्रो या अपस्टॉक्स, कोई भी ऐप, ग्रो हो सकती है, अपस्टॉक्स, ऐसे कोई भी ब्रोकर है ऑनलाइन जो डीमैट अकाउंट जिस पे बनाया, आपने इस पर डीमैट अकाउंट बनाया है. डीमैट अकाउंट से आपने कोई भी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी के शेयर्स अगर परचेज किए हैं, इफ़ यू हैव बॉट द शेयर्स और आपके शेयर्स डीमैट के हैं, यानी ऑनलाइन शेयर्स, आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है, तो यू आर नेवर द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द कंपनी. समझे? यू आर अ बेनिफिशियल ओनर. क्यों क्यों क्यों? सुनो, आपका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में नहीं होता. बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी जो होती है, देखो डीमैट अकाउंट बनाने का जो प्रोविजन है वो डिपॉजिटरी है तभी बना सकता है क्योंकि कंपनी जो शेयर्स अपने डिपॉजिटरी को देती है और डिपॉजिटरी इज़ द रजिस्टर्ड ओनर आपके शेयर्स का और आप बेनिफिशियल ओनर. अब समझो मेरे मान लो 4 शेयर्स है टाटा मोटर्स में, 4 शेयर्स है टाटा मोटर्स में. कहाँ पर? टाटा मोटर्स में मेरे पास 4 शेयर्स हैं. अभी इस 4 शेयर्स पे डिविडेंड मिलना, वोटिंग करना, ऐसे एट्सेट्रा जो भी राइट्स मिलता है, मुझे अगर इंस्पेक्शन करना है किसी रजिस्टर्स का तो वो मैं कर सकता हूँ, डिपॉजिटरी नहीं कर सकते बिकॉज डिपॉजिटरी जस्ट अ रजिस्टर्ड ओनर. आई एम द बेनिफिशियल ओनर. चलो ये एक बेसिक सा एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली जो आपके साथ होता है, आई एम जस्ट सेइंग, ये XYZ एक बैंक का एग्जांपल तक आपको समझने के लिए था. प्रैक्टिकली एग्जाम ऐसी चीज़ें होती है एंड ये डीमैट वाला तो आपके साथ ही होता है. ओके, आई होप आपको ये वाले प्रोविजन समझोगे. अगर ज़रूरत लगे तो आप ये एग्जाम्पल्स लिख लेना. बढ़ते हैं आगे. इट विल टेक टाइम बट कंसेप्ट आपके दिमाग में जाएगा. वेर एनी चेंज ऑकर्स इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर, पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 एंड बेनिफिशियल ओनर इन सबसेक्शन 2 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम डेट ऑफ चेंज मेक अ डिक्लेरेशन टू कंपनी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब. सुनो, अभी इसका एग्जाम्पल देता हूँ. चेंज इन क्या है, मतलब
ये एक ही मिनट, बहुत गंदगी करके रखी यार मैंने। यहाँ पे 0.1% शेयर होल्डिंग इनकी होती थी, कितनी? 0.1। मान लो बैंक का मन हुआ कि नहीं नहीं यार इनके पास थोड़ा ज़्यादा रखते, ये 0.1 की जगह 0.2 रखते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ चेंज इन इंटरेस्ट। भाई सुन रहे हो, चेंज इन इंटरेस्ट हो रहा है। पहले 0.1 था, अभी 0.2% है। अभी वो 10% 20% कुछ भी हो सकता है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ऐसे केस में भी क्या करना है, फिर से MGT4 MGT5 आपको भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि चेंज हो रहा है भाई। 10 से 9 शेयर्स भी हो तो बताना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ होल्डिंग एंड डिस्क्लोजिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड बेनिफिशियल। अरे बना के रखे यार, क्या बोल रहे हो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। देखो ये वाले रूल्स, रूल नंबर 9। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक डिक्लेरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, समझ रहे हो? MGT4 यानी रजिस्टर्ड ओनर ने डिक्लेरेशन नहीं दिया कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और के पास है, बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेरेशन नहीं दिया कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरे पास है, रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, या फिर एनी चेंज देयर ऑफ, ये बताया नहीं, तो ही शैल बी लायबल। जिस भी बंदे ने डिक्लेरेशन नहीं दिया उनको पेनल्टी लगेगी, इतनी 50,000 रुपीज़। ओ माई गॉड, हमको भी देना पड़ता है क्या? नहीं, यू डोंट हैव टू डू इट, दो तो अपने आप हो जाता है। इन केसेस लाइक ये जो बैंक का केस है ना, दिस केस, ओके ये क्या हो गया, हाँ ये बैंक का जो केस है ना, ऐसे केसेस में देना पड़ता है बस। ओके आपको देने की जरूरत नहीं। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर एंड फर्दर पेनल्टी ऑफ 200 रुपीज़ फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। क्या 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 50,000 लगेंगे फर्स्ट टाइम पे, आपने तभी भी नहीं माना, अभी भी आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो जब तक फेलियर चलता रहता है हर दिन 200 रुपये आप पे लगते रहेंगे। बट ये 200 कब तक? मैक्सिमम वो 200 करके 5 लाख तक हो जाए तब तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। 5 लाख रुपए लेंगे आपसे और ठीक है 100 रुपये के शेयर्स के लिए इस तरह होता है। पता चलना चाहिए कि कौन है भाई जो कंपनी को एक्चुअली ओन कर रहा है, तो दैट्स वाई ये प्रोविज़न होता है, समझ रहे हो आप? ये कॉम्पिटिटर वाली जो चीज़ें मैंने बोली थी वो एक एग्जांपल है। या फिर कोई ऐसा बंदा उसका बेनिफिशियल ओनर है जो नहीं करना चाहिए, कोई क्रिमिनल वगैरह वैसे भी चीज़ें हो सकती है, यू नो। वेर एनी डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन इज मेड टू कंपनी, कंपनी शैल मेक टेक अ नोट ऑफ डिक्लेरेशन इन द रजिस्टर्ड ऑफ कंसर्न and shall file within 30 days from date of receipt by it a written and prescribed form with the registrar in respect of such declaration with fee and additional fee, not add, or additional fee as may be prescribed। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, आपको एक टेबल ऑफ फीस मिलेगा, एडिशनल फीस कितनी चार्ज हो सकती है वगैरह, तो आप जा सकते हो, वो मैंने इधर प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये वाली जो लिंक एडिशनल फीस आप खुद से ओपन कर सकते हो, दीज आर क्लिकेबल लिंक्स, डू वाला। ओके सो आई एम सेइंग कि अभी देखो मैं हूँ रजिस्टर्ड ओनर, कोई बेनिफिशियल ओनर है, हमने हमारे रिटर्न फाइल कर दिए, ये सिर्फ कंपनी को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए? गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे कंपनी के केस में कौन होता है भाई? ROC। तो ROC के पास ये चीज़ भेजनी है जो हमको डिक्लेरेशंस आए हैं रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर से, विच कंपनी हैज़ गॉटन। कंपनी ने 30 दिन में ROC के पास करना है फाइल। दिस इज इन MGT6। पढ़ेंगे यार पढ़ेंगे, बट MGT6 सिंपल है। MGT4 रजिस्टर्ड पर्सन, बेनिफिशियल ओनर जो है वो क्या करेगा? MGT5 करेगा, और कंपनी ROC के पास MGT6 करेगी। बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। अरे भाई साहब कंपनी ने ही गड़बड़ कर दी यार, तो क्या होगा? कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, मतलब सिर्फ कंपनी नहीं, जो कंपनी का ऑफिसर है जिसको डेजिग्नेट किया गया था ये काम करने के लिए, उसने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसको भी पेनल्टी लगेगी। क्या? 1000 रुपीज़ ईच डे, चलती रहेगी चलती रहेगी। कंपनी के केस में मैक्सिमम 5 लाख और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के केस में 2 लाख। ये ऐसे सिमिलर प्रोविजंस पढ़े हमने बहुत बार, तो पेनल्टी इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी ध्यान देना, नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर, नो राइट in relation to any share in respect of which declaration is required to be made under this section but not made by beneficial owner shall be enforceable by him or by any person claiming through him। सुनो क्या बोलो कि अगर मैंने बेनिफिशियल ओनर होने के नाते अपना डिक्लेरेशन नहीं दिया तो मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट एनफोर्सिएबल नहीं होगा। मतलब भाई कंपनी में जाके वोट जो करना है,
कंपनी को पता तो होना चाहिए कि वोट करने के लिए तुम्हारे पास पावर है, तो तुम जाके वहाँ पे बोल कैसे सकते हो कि नहीं मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ, मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ। अरे भाई कंपनी को डिक्लेरेशन ही नहीं दिया है, आरओसी को नहीं पता, तो तुम्हारा वोट क्यों लेंगे? तुमको डिविडेंड कौन देगा? रजिस्टर्ड ओनर को डिविडेंड जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल रजिस्टर्ड ओनर और तुमने दोनों ने बताया है कि अरे भाई रजिस्टर्ड ओनर मैं हूँ बट बेनिफिशियल वो है, और बेनिफिशियल ओनर है, अरे हाँ रजिस्टर्ड वो है बट बेनिफिशियल ओनर मैं हूँ, ओनली इन दैट केस यू विल गेट डिविडेंड एंड ऑल सच राइट्स अंडर कंपनीज एक्ट, अदरवाइज यू डोंट। ओके, सिंपल सा पॉइंट है, राइट नहीं मिलेगा अनलेस आप डिक्लेरेशन दो। Nothing in this section shall be deemed to prejudice the obligation of company to pay dividend to its member under act, and said obligation shall on such payment stand discharge। इसका ये मतलब नहीं है कि मेंबर को डिविडेंड नहीं देना है। सुनो, बेनिफिशियल ओनर को नहीं जाएगा ठीक है, बट रजिस्टर्ड ओनर जो है वो प्रिज्यूमेबली तो बेनिफिशियल ओनर है ना। अरे हमने बताया नहीं कि वो है, बट रजिस्टर्ड हूँ तो मतलब मैं बेनिफिशियल हूँ, ये मानना तो पड़ेगा। अगर मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है तो मैं भी बेनिफिशियल ओनर हूँ, अनलेस मैं बोलूँ कि मेरा कोई बेनिफिशियल ओनर बंदा कोई और है, तो डिविडेंड तो मुझे मिलना चाहिए और कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 90 बाद में पढ़ने वाले, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स इंक्लूड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अदरवाइज राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन अलोन और टुगेदर विद एनी अदर पर्सन। आगे बढ़ने से पहले इसको हम एक बार इंटरप्रेट करते हैं अच्छे से कि देखो सेक्शन दिस वाला 89 और 90 दोनों के हिसाब से हम क्या बोलना चाहते हैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इन शेयर, ओके, इंक्लूड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब कैसे भी करो, कॉन्ट्रैक्ट से करो, अरेंज कोई भी अदर अरेंजमेंट से करो या किसी भी अदर मोड से करो, अगर आपका कोई भी राइट या एंटाइटलमेंट बन रहा है, अकेले में या टुगेदर विद एनी अदर पर्सन, मतलब बेनिफिशियल ओनर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है। मेरे पास 100 शेयर्स है, 50 शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर ये बंदा है, 50 शेयर का ये बंदा है, टुगेदर और अलोन हो सकता है। विथ एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज और कॉज, क्या चीज़ का राइट और एंटाइटलमेंट? टू एक्सरसाइज और कॉज टू बी एक्सरसाइज एनी और ऑल ऑफ राइट्स अटैच टू सच शेयर्स। राइट एंड एंटाइटलमेंट इज टू राइट्स ऑफ सच शेयर्स और रिसीव और पार्टिसिपेट इन डिविडेंड और अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर। डिविडेंड के अलावा कुछ और मिल रहा है तो अगर आपके पास ऐसा राइट्स है तो आपके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। ये कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने आपको इजी वर्ड्स में समझाया था। बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? अलग अलग जो शेयर्स के रिलेटेड राइट्स होता है, डिविडेंड होता है, इंस्पेक्शन होता है, ये सब अगर मुझे मिल रहा है बट मैं रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूँ तो मैं हूँ बेनिफिशियल ओनर, मेरे पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में एग्जाम्प्ट class or classes of person from complying with a requirement of this section except subsection 10 if it is considered necessary to grant such exemption in public interest, and such exemption may be granted either unconditionally or subject to condition as may be specified in the notification। notification से बोल सकती है भाई सब, और है आया नोटिफिकेशन एग्जाम्पशन के, ये छोड़ के बाकी सेक्शन से उनको छुटकारा दे सकते हैं। लाइक ये MGT 4, MGT 5, MGT 6 ये सब देने की जरूरत नहीं। कौन सी कंपनी है वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी शैल नॉट कंप्लाई, भाई 89 गवर्नमेंट कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं है। फिर IFSC पब्लिक कंपनी और IFSC प्राइवेट कंपनी के लिए अभी ये कंप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहे। 30 डेज शैल बी रेड एज 60 डेज, 30 डेज शैल बी रेड एज 60 डेज, मतलब 30 दिन में जो डिक्लेरेशन देना है तो 30 दिन में मत दो यार, 60 डेज में दे दो। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे फॉर कंप्लायंस। नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे एक्चुअली आपको चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा देखनी है, बस कुछ खास नहीं है, बस ऊपर जो पड़ा है वही है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ एडिशंस होगी कि अगर मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ बट मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूँ तो मुझे MGT 4 में क्या देना है भाई, रजिस्टर्ड ओनर हूँ लेकिन क्या करना है, डिक्लेरेशन देना है MGT 4 में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच उसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में आया। मेरा नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में आते के 30 दिन के अंदर मुझे कंपनी को, किसको, कंपनी को MGT 14 देना है। सेम ये जो पार्ट था, अगर कोई चेंज हुआ है तो चेंज भी 30 डेज में देना है, MGT 14 में देना है। गॉट इट, सिंपल। अगला पॉइंट, अगर मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ लेकिन रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूँ तो मुझे भी क्या करना है, इसके आगे इसको बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे, ठीक है। कंपनी के पास देना है डिक्लेरेशन डिस्क्लोजिंग सच इंटरेस्ट इन फॉर्म MGT 5 विद इन 30 डेज आफ्टर एक्वायरिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट शेयर्स ऑफ कंपनी। 30 दिन के अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिलने के 30 दिन के अंदर MGT 5 में बंदे ने बताना है कंपनी को
क्या 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 कि यार मैं हूँ बेनिफिशियल ओनर, वो है रजिस्टर्ड ओनर, और सेम अगर चेंज हुआ है तो 30 डेज में MGT5 में बताना है। अभी सुनो, अगर कंपनी को कोई डिक्लेरेशन मिला है तो कंपनी ने क्या करना है, नोट सच डिक्लेरेशन इन रजिस्टर्ड मेंबर, अपने रजिस्टर्ड मेंबर में लिख के लेना है वो सारी चीज़ें, एंड शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिक्लेरेशन बाय इट अ रिटर्न इन फॉर्म MGT6 विद रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिक्लेरेशन विद फी। ओके, कंपनी को जब ये डिक्लेरेशन देंगे तो कंपनी को पैसा देने का, हमको कंपनी को पैसा नहीं देने, कंपनी को ROC को तो कोई भी चंदा देना पड़ता है कुछ भी काम करने के लिए, दैट यू नो। तो 30 दिन में MGT6, 30 दिन कब से काउंट करना है, जिस दिन कंपनी को डिक्लेरेशन मिला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये देना है, समझे, MGT6 with registrar in respect of such declaration. Okay, provided that nothing in this section shall nothing in this rule shall apply to a trust which is created to set up mutual fund, venture capital fund, other fund as may be approved by SEBI. अरे यार ये रूल में जो बोल रहे हैं ना ROC को डिक्लेरेशन देना, तो ये ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं करेगा, अरे कंपनी पे लगता है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की बात है। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होते हैं और यूनिट्स धाड़ धूड़ इधर उधर चलते रहे, तो यूनिट्स पे अप्लाई नहीं करता, ये बोल रहे वैसा। तो ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट पे ये रूल अप्लाई नहीं करता है। ओके, एवरी कंपनी शैल डेजिग्नेट, अरे यार ये आया है बोरियत, लिटरली बोरियत आपके मुंह पे आने वाली है। सुनो, एवरी कंपनी शैल डेजिग्नेट अ पर्सन हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्निशिंग, जस्ट अ सेकेंड, furnishing or extending cooperation for providing information to ROC other authorized officer with respect of beneficial owner and shares of the company। कंपनी ने क्या करना है, एक बंदे को डेजिग्नेट करना है फॉर दीज वर्क, ROC को बताना है MGT6 वगैरह की चीज़ें, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में चीज़ें जो भी होगी वो करने के लिए, फॉर द पर्पज कंपनी में डेजिग्नेट। अभी कंपनी ने करना है, बट किसको करना है ये भी हम ही बताएंगे यार। कंपनी सेक्रेटरी, अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। फिर KMP अदर दैन कंपनी सेक्रेटरी, एवरी डायरेक्टर इफ कंपनी सेक्रेटरी और KMP नहीं, मतलब सुनो, आप ये नहीं बोल रहे कि डायरेक्टर को डायरेक्टली अपॉइंट करो, देखो CS है तो CS को अपॉइंट करो, CS नहीं है तो KMP को अपॉइंट करो, KMP नहीं है तो डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर। ओके, अंटिल अ पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज दिस। अभी डीम टू डेजिग्नेट को ना, अगर हमने अभी तक डेजिग्नेट नहीं किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के तो खाते में जाएगी, तो जाएगी, unless and until we have appointed somebody, the responsibility of designated person is to be on a following person। कंपनी सेक्रेटरी अगर रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के अंदर उसको अपॉइंट करने की, एवरी MD एंड मैनेजर, MD या फिर मैनेजर अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है, और हर डायरेक्टर MD मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। सिंपल सिंपल सिंपल। तो डीम डेजिग्नेटेड पर्सन और डेजिग्नेटेड पर्सन के प्रोविजंस हमने खत्म कर दिए। एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन इन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में बताना है कि डेजिग्नेटेड पर्सन कौन है, क्योंकि उस बंदे के खाते में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी हुआ तो खाता उसका फटेगा, पर्ची तो उसके नाम की कटेगी। इफ द पर्सन वो नहीं तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट, दिस इज द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। इफ द कंपनी चेंजेस डेजिग्नेटेड पर्सन एट एनी टाइम, तो ये भी हमको बताना पड़ेगा ROC को GNL2 में, एज पर स्पेसिफिक कंपनी, मतलब GNL2 वो उधर उधर स्पेसिफाई रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 के हिसाब से। अभी आगे आने वाला है सेक्शन 90 विच वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, बट उससे पहले नोट्स वोट्स तो बना लेते हैं यार, हम कुछ नोट्स बनने ही चाहिए हमारे, तो लेट्स डू इट। आई होप कि ये वाला जो पार्ट है वो आपने लिख लिया है, सो आई कैन डिलीट दिस, सो मेरे पास जगह हो लिखने के लिए। ओके, तो नोट्स आपके लिए वो तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड भले ही हो जाएंगे, बट आई होप कि आप ये चीज़ें लिख लोगे, लिखनी ही चाहिए मेरे दोस्त। 1 2 3 रुको, लेट मी जस्ट सी कितने प्रोविजंस कवर करेंगे। 1 2 3, 4th इज अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, बना सकता है, बना दिए। 5 नहीं, 6, 1 2 3 एंड 6, ये इतने जो प्रोविजंस है इसका एक हमारा चार्ट बनने वाला है, इंक्लूडिंग रूल्स। भाई रूल्स आप समझ लो, रूल्स है। ओके, अभी ये है हमारा RO। अभी इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में समझो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन लेट्स अंडरस्टैंड RO एज रजिस्टर्ड ओनर बट नॉट बेनिफिशियल ओनर। अंडरस्टैंडिंग पर्पज, अगर आपको लग रहा है कि आपको याद रखना है तो ब्रैकेट में ऐसे BO क्रॉस ऐसे लिख लो, अगर याद रहना है तो, आपको नहीं रह रहा है तो। ओके, ये बंदे ने क्या करना है, कंपनी को
एक डिक्लेरेशन देना है, ओके। और ये जो बंदा है बेनिफिशियल ओनर, इसने भी कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन किस बात का ये मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा, फॉर्म स्पेसिफाई करूँगा, आप याद रखो क्या है। मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ बट मेरे पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, ये किसी और के पास है, उसका भी मैं डिटेल्स आपको इस फॉर्म में दूंगा, ओके। तो MGT4 विदिन 30 days फ्रॉम, कब से, फ्रॉम डेट ऑफ नेम इन आर, जिस दिन आपका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर हो जाए, डेट ऑफ नेम इन आर, इसने MGT4 देना है। अभी इंक्लूडिंग एनी चेंज वाला पार्ट है MGT4, वो भी आप याद रखना, वो आप याद रखना, जो 3 वाला पॉइंट है इंक्लूडिंग चेंज दे रहा, कोई चेंज भी हो तो वो हर चीज़ अगर नोट्स में लिखेंगे तो कंपैरिजन नहीं हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट आपको बस याद रहना चाहिए, MGT5 विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अक्वायरिंग, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बेने इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। आपको फुल फॉर्म लिखना है तो आई विल सजेस्ट कि फुल फॉर्म लिख लो। अभी इसके आगे कंपनी ने ये क्या करना है, सुनो, कंपनी की भी ड्यूटी है भाई साहब, ROC के पास फाइल करना है, ROC के पास फाइल करना है। कैसे, कौन सा फॉर्म, MGT6 विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ, क्या भाई साहब, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर ROC से लेना है। देखो इजी एंड प्यारा सा चार्ट आपके आंखों के सामने है, अभी समझना। पेनल्टी फॉर नॉन फुलफिलिंग, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, ऐसा एक सेक्शन बनाते हैं। लेट्स सी कौन से प्रोविजंस में हमारा वो 5, दिस इज 5, 7, ओके 5 and 7, let's make notes for this one, 5 and 7, penalty for non compliance। अभी what is non compliance in this case, वो आपको पता होना चाहिए। क्या कि डिक्लेरेशन देना था, डिक्लेरेशन नहीं दिया, किसने, कंपनी ने नहीं दिया, बेनिफिशियल ओनर ने दिया, या फिर रजिस्टर्ड ओनर ने नहीं दिया। रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर ने चेंज होने के बाद चेंज इंटीमेट नहीं किया, एवरीथिंग यू शुड टेल। अभी लेट्स सी पेनल्टी कैसे जाएगी। फॉर रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर, अगर उन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है तो फॉर कंपनी, चलो इन केस ऑफ कंपनी लगते हैं क्योंकि फॉर कंपनी में तो ये भी आएगा ना अभी अपना ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इन केस ऑफ कंपनी। चलिए भाई लेट्स सी। अभी रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर के लिए क्या था 50,000 एंड आगे क्या था 50,000, 200 एंड 2 लाख, नहीं 5 लाख। लेट्स सी, इसकी पेनल्टी रहेगी 50,000, कंटिन्यूस अगर है तो 200 पर डे अप टू ₹2 लाख। सर गलत है, वो तो ऑफिसर एंड डिफॉल्ट का 2 लाख, ठीक है। ये वन टाइम 50,000 है, ₹50,000 वन टाइम, और कंटिन्यूस के केस में 200 रुपीज़ पर डे, बट 5 लगता है। चलो इसमें बाद में डिवाइड करते हैं, अभी सिंपल से लिखते हैं। रुपीज़ इसका कितना था, कंपनी ने किया है तो सेम, ओके। कंपनी के केस में देर इज़ नो वन टाइम वाला, कंपनी के केस में देर इज़ डायरेक्टली ईच डे वाला प्रोविज़न है। ₹1000 ईच डे, जब तक ईच डे इन डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप क्या पता नहीं क्या गलत सलत इंटरप्रेट कर लो
कंपनी को एनीवेज पूरा इतना देना ही है, अप टू, इसके दो केसेस, ₹5 लाख फॉर कंपनी एंड ₹2 लाख फॉर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। ₹5 लाख फॉर कंपनी एंड 2 लाख फॉर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। ये जाएगा ही जाएगा। अभी 8 और 9, भाई सुनो, 8 और 9 एक बताना पड़ेगा आपको। आई होप कि यू आर राइटिंग विथ मी, और ना भी लिख रहे हो तो एटलीस्ट यू आर पेइंग इनफ अटेंशन टू अंडरस्टैंड इट। फिर अगला पॉइंट कि नो राइट, ओके, नो राइट ऑफ शेयर इज एनफोर्सिबल बाय BO विदाउट डेक्लेरेशन। सिंपल सी भाषा में लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करे। अगर आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है तो ऑब्वियसली बैर एक्ट देखना पड़ेगा, बट व्हाट आर नोट्स, बैर एक्ट है क्या, नहीं है, तो उसको ईजीएस्ट लैंग्वेज में आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट। कंपनी इज स्टिल, कंपनी इज obligated to pay dividend। अभी वो किसको, वो याद रखो आप, रजिस्टर्ड ओनर इज अ बेनिफिशियल ओनर अंटिल बेनिफिशियल ओनर हैज बीन स्पेसिफाइड टू बी समवन एल्स। ऐसे केस में तो बताना पड़ेगा ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, ओके, सिंपल सा पॉइंट है। नाउ अभी एक एक्स्ट्रा का छोटा सा पॉइंट है, लेट्स से वो 10 वाला। व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर? बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर इंक्लूड, इट इंक्लूड्स मेरे दोस्त, क्या क्या इंक्लूड करता है वो, राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ पर्सन, इंक्लूड राइट और, इसको और ऐसे लिखता है, और एंटाइटलमेंट ऑफ पर्सन सेल्फ और टुगेदर। ये सेल्फ और टुगेदर मैं ऐसे ही जानबूझ के लिख रहा हूँ, बस वो थोड़ा सा छोटा कंसाइज हो जाए, समझ लो। सेल्फ और टुगेदर मतलब किसी और पर्सन के साथ, ओके, अकेले, अलोन और विद समबडी एल्स। अभी वो जो लाइंस है, थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट, अदरवाइज, वो याद रख लो यार। और राइट और एंटाइटलमेंट किस चीज़ का, टू कॉज, नहीं, टू एक्सरसाइज और टू कॉज, टू एक्सरसाइज और कॉज टू बी एक्सरसाइज। Cause to be exercise, right attached to such as exercise, right, all और any से ज़्यादा ना मैं right ऐसे लिख देता, एस मतलब right और rights attached to such shares, to such shares। ये कौन सा पॉइंट ए था कि 1, ओके, दिस इज 1 and this will be 2। it says receive or participate in dividend or any other distribution, receive or participate in dividend or any other distribution। okay, understood? Any other distribution obviously done by company। तो we have made notes for section 1 2 3 4 को हमने skip किया है and 11 को हमने skip किया है because 11 it says just ही, okay, 11 is notification,
ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है और नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर सकता है अदर देन सेक्शन सबसेक्शन 10 नोटिफिकेशन से। हाँ, एग्जाम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी exempted with respect to सेक्शन 89 गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है, 11 लिखने से ही छोड़ देते हैं यार, नोटिफिकेशन में ये नॉर्मल सा है। IFSC पब्लिक या फिर प्राइवेट अगर कंपनी है तो उनको 30 डेज वाला जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नॉट टू बी कंप्लाइड, रादर देन उनको 60 डेज विल बी गिवन, दे विल गेट 60 डेज। किस चीज़ के लिए? ROC को इंटीमेट करने के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, 11 था ही नहीं, इट वॉज 10, राइट। सो वी आर नॉट कवरिंग सबसेक्शन 4 and 10 which is just like 4 and 11 which are just notification and rules which are there। रूल्स तो हम कवर कर ही रहे हैं। रूल्स में वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट, कंपनी का डिक्लेरेशन वाला पॉइंट। जस्ट एक ये वाला जो पॉइंट है वो याद रखना कि ये रूल ट्रस्ट को अप्लाई नहीं करेगा, सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड या अदर अप्रूव्ड फंड बाय सेबी, तो ये रूल उधर अप्लाई नहीं करेगा, ये एक बात याद रखना। नाउ डेजिग्नेट पर्सन एज पर सब रूल 5, रूल इसको लिखते हैं, एक एक्स्ट्रा नोट आपको याद रहने के लिए, रूल 9 उसके सब रूल 5, 6 and 7। आई होप इसी पे ख़त्म होता है, 7 के आगे है क्या? ओके ना, इट इज़ 4, 5, 6, आई एम सॉरी, 4, 5 and 6। 7 का अलग से बनाएंगे। रूल 4, 5, 6 कहते क्या है? अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन। हु, अभी रूल 5, अभी ये जो हमारा रूल 4 है उसको कंसिडर कर लो, लेट्स मेक इसके भी रूल्स आगे के। हु कैन बी अपॉइंटेड, हु कैन बी अपॉइंटेड, सबसे पहले CS अगर वो है तो, वो नहीं है तो KMP, एंड वो नहीं है तो एवरी डायरेक्टर। यहाँ पे हैंड राइटिंग थोड़ी सी वियर्ड सी आ रही है तो लेट्स जस्ट मान लो कि यार ये क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट एडजस्ट इट। ओके, हु कैन बी डीम्ड डेजिग्नेटेड पर्सन। डीम्ड कब तक? जब तक हम एक्चुअल अपॉइंट नहीं करते तब तक। हु इज डीम्ड डेजिग्नेटेड पर्सन? CS अगर वो है तो, वो नहीं है तो MD या और मैनेजर, और वो नहीं है तो कौन? एवरी डायरेक्टर। मतलब KMP पूरी तरीके से नहीं कूटे जाएंगे डीम्ड वाले में, एवरी डायरेक्टर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड फाइनली एक छोटा सा एक लास्ट वाला रहेगा, रूल 9 सब रूल 7। इट्स 7 एंड कुछ उसके आगे आई होप नहीं है या है। ओके, 7 and 8। 7 is regarding annual return to mention, annual return to mention designated person और 8th इज कंपनी ने ROC को, अभी ये वाला बहुत एक्स्ट्रा का पार्ट है, ये नोट्स देने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसा तो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ताकि आपका एक समरी आपके पास रहे। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी आपको लग रहा है तो आप खुद से बना सकते हो। कंपनी क्या करेगी?
GNL2 ये ई फॉर्म होता है, ROC को देगी विद इन 30 डेज है, इंटीमेट। ओके, देयर इज नो टाइमलाइन, जब भी चेंज होगा, चेंज इन इसको DP डेजिग्नेटेड पर्सन या ROC को बताएगा विथ फीस। ऑब्वियसली ये मैं लिखता नहीं हूँ बिकॉज ROC के पास जाओगे तो आपको फीस देनी है, अनलेस एंड अनटिल अदर लिखा होगा तो नो फीस लिखेंगे ना, देना ही है तो वाई डू वी हैव टू मेंशन इट। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझी होगी। एक जस्ट क्विक रिविजन आगे ख़त्म होने से पहले, लेट्स सी कितना टाइम है अपने पास बचा हुआ। 40 मिनट्स हो चुके हैं। लेट्स जस्ट अभी छोटा सा रिविजन करते हैं। 1 2 3, अगर आप रजिस्टर्ड ओनर हो लेकिन बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो आपने MGT 14 विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्टर्ड नेम रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, आपको कंपनी को बताना है कि दिस। फिर अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो लेकिन रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो तो आपने MGT 5 में बताना है फ्रॉम डेट ऑफ अक्वायरिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट के 30 दिन के अंदर कंपनी को कि दिस। अभी आप अगर कंपनी हो, आपके पास ये फॉर्म्स आए हैं, तो फॉर्म मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने MGT 6 देना है ROC के पास में विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर आप ये नहीं करते हो, बेनिफिशियल ओनर अपना नहीं देता है, रजिस्टर्ड ओनर अपना डिक्लेरेशन नहीं देता है, तो उस पर पेनल्टी लगेगी कितनी, 50,000 और कंटिन्यूस डिफॉल्ट में 200 रुपये हर दिन अप टू 5 लाख। बट अगर ये कंपनी के पास है, कंपनी ने ROC के पास नहीं दिया है, तो 1000 रुपये ईच डे इन डिफॉल्ट आपको देने रहे। लेकिन कंपनी के केस में अप टू मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 2 लाख। अभी जस्ट बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन जो डिक्लेरेशन है वो दिया नहीं, तो इसका मतलब आपको राइट नहीं मिलेंगे क्या? हाँ, नहीं मिलेंगे। कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज डिक्लेरेशन नहीं आया था बेनिफिशियल ओनर का, आप रजिस्टर्ड ओनर को भी, आप जो मेंबर है आपका उसको आप डिविडेंड दे नहीं रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ पर्सन अलोन और विथ समवन एल्स टू एक्सरसाइज और कॉस्ट टू बी एक्सरसाइज राइट्स अटैच्ड टू सच शेयर्स एंड डिविडेंड लेना। भाई और क्या चाहिए? नोटिफिकेशन बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी को ये सारे झंझट नहीं करने, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट की प्यारी, IFSC कंपनी पब्लिक और प्राइवेट हो, 30 दिन की जगह 60 डेज का रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ डिक्लेरेशन जो ROC के पास जा रहा है। फिर 94, 95, 96 ये सब रूल्स क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पर्सन कौन हो सकता है? डेजिग्नेटेड पर्सन CS, KMP, एवरी डायरेक्टर। डीम डेजिग्नेटेड पर्सन अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन इज CS, MD मैनेजर और एवरी डायरेक्टर। ये 1 2 3 के ऑर्डर में कैसे? अगर CS नहीं तो MD मैनेजर, और MD मैनेजर नहीं तो एवरी डायरेक्टर। अभी ये डेजिग्नेटेड पर्सन क्या करता है? ROC के साथ कम्युनिकेशन, और ये जो जिनसे ये आ रहे हैं फॉर्म्स उनके साथ समथिंग कम्युनिकेशन, बट रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेनली। 9798 डेजिग्नेटेड पर्सन के बारे में आपको एनुअल रिटर्न में देना पड़ेगा कि कौन डेजिग्नेटेड पर्सन है, और कंपनी ने अगर डेजिग्नेटेड पर्सन चेंज होता है तो ROC को GNL2 फॉर्म फाइल करना है एज सुन एज पॉसिबल। हो गई रिविजन। इतना सा यार सेक्शन था यार, तो आई होप आपको ये सेक्शन ज़रूर पसंद आएगा। ये नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी आपके पास अभी अपलोड हो ही चुका है, तो सेक्शन 90 के लिए तैयार होना। इसी तरीके से उसको जल्द से जल्द हम एक सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।